Very good morning to all of you and most welcome in the new batch of SSC KD campus morning batch. मेरा नाम मनीषा शुक्ला है और मैं आप लोगों के जीएस का सेक्शन इंडियन हिस्ट्री में लेने वाली हूँ. ओके, सो आज पहली क्लास है और पहली क्लास को शुरू करते हुए कुछ चीज़ें जो एक जनरल इंट्रोडक्शन के तौर पर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दैट. ठीक है, क्योंकि न्यू बैच है और कुछ इनिशियल चीज़ें जाननी ज़रूरी है हमारे लिए. दैट इज़ वाई एक थोड़ी सी स्टार्टिंग कर देते हैं चीज़ों को लेकर के. द रीज़न बीइंग जीएस एक बहुत बड़ा सेक्शन है और अगर पर्टिकुलरली मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो इस सब्जेक्ट पे कभी किसी का बहुत ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है. स्कूल डेज से भी बस एक ठीक है पास करना है, पढ़ लेना है, मार्क्स आ ही जाएंगे. बट जब कंपटीशन की बेसिस पे बात होती है तो आपका एक एक नंबर, एक एक क्वेश्चन बहुत काउंट करता है आपके सिलेक्शन को लेकर के. ठीक है, तो एक इनिशिएशन करते हैं क्योंकि एक चीज़ और देखिए, अगर आप तो 2016 से जब से ऑनलाइन पेपर एसएससी ने कंडक्ट करवाना शुरू किया है तब से नंबर ऑफ पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस जो है बहुत चेंज हुए हैं. जीएस को ही ले लें तो बहुत सारा चेंज हुआ, बाकी में तो चेंज हुए ही हैं. तो आपके लिए उन क्वेश्चंस को फेस करने के लिए सारे बुक्स पढ़ना पॉसिबल नहीं है. लेकिन अगर एक अच्छा नॉलेज डेवलप हो जाता है आप लोगों का तो आप अपना लॉजिकल एनालिसिस से अपने ऑप्शन को करेक्ट करके कि ये लॉजिकली होगा, ये लॉजिकली नहीं होगा, आप एक सुटेबल आंसर तक आप पहुंच सकते हैं जो आपके रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए और आपके सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. ठीक है, तो बहुत इनिशिएशन से हम लोग चीज़ों को स्टार्ट करते हैं. द रीज़न बीइंग क्योंकि मैं डायरेक्टली टॉपिक तो शुरू कर दूँ. टॉपिक में तो हम कल भी आएंगे, आगे भी आएंगे, बट चूँकि इंट्रोडक्शन हो रहा है क्लास का तो एक जनरल इंट्रोडक्शन के साथ क्लास को शुरू करते हैं. ठीक है, टोटल जो हमें चीज़ें पढ़नी है दैट इज़ इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है. और उस इंडियन हिस्ट्री को लेकर के जो चीज़ें बहुत पहले आपने स्कूल डेज में छोड़ दी हैं और क्या कब कैसे कैसे लिंकेज है, क्योंकि इस सब्जेक्ट को हमें कंटिन्यूटी में पढ़ना है. अगर मैं आपको एंशंट इंडिया से स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं अचानक से आपको एंशंट इंडिया के बाद मॉडर्न नहीं पढ़ा दूंगी, या मॉडर्न स्टार्ट कर रही हूँ तो एकदम से मैं एंशंट इंडिया नहीं स्टार्ट कर दूंगी. एक फ्लो आएगा उन चीज़ों को लेकर. ठीक है, अब देखिए टोटल जीएस में 25 क्वेश्चंस आपके आने हैं और उन 25 क्वेश्चंस में आपका जो एवरेज होता है पर सेक्शन का, चाहे वो पॉलिटी है, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे वो ज्योग्राफी है, चाहे आपके करंट अफेयर्स हैं, 4 to 5 क्वेश्चंस का एक एवरेज होता है. बट ज़रूरी नहीं है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर कम हुए हैं तो आपका लेवल ऑफ क्वेश्चन भी कम हुआ होगा. वो डिपेंड करता है आपके उस दिन के एग्जाम के ऊपर कि आपकी मॉर्निंग शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट है, कौन से दिन का पेपर है और वो क्या आपके लक में आता है उस दिन. तो आप कम से कम अपना 100% अटेम्प्ट लेकर के जाइए, 100% प्रिपरेशन करके जाइए. हम स्टार्ट करते हैं एक जनरल इंट्रोडक्शन के तौर पर और वो होगी हमारी इंडियन हिस्ट्री. इंडियन हिस्ट्री अगर इसे ही हम बोलें तो भारतीय इतिहास. ठीक है, सबसे पहले जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे वो इंडिया और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे. और अगर इसे हम पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं देखने को. इंडियन हिस्ट्री का सेक्शन बहुत बड़ा है, बहुत लंबा समय कवर होता है, तो एक सेक्शन थोड़ा बहुत हम इसके डिवीजन को देख ले. कुछ डिविजन्स के अनुसार अगर एक सिंपल डिवीजन के तौर पर हम देखें तो इसे 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है. 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है. ये हमने डिवाइड नहीं किया, ये उसके समय के अनुसार अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड जो इतिहासकार हैं जिन्होंने हमारे इतिहास का अध्ययन किया है, चाहे वो प्राचीन भारत हो, चाहे वो मध्यकालीन भारत हो, चाहे वो आधुनिक भारत हो, उस आधार पे उनके तथ्यों के, उनके साक्ष्यों पे आधार पर ये डिवीजन किया गया है. और दैट हैज़ बीन कंसिडर्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिवीजन मतलब हर कोई इसी को ही लिंक करके आगे बढ़ता है. अगर हम पहले डिवीजन की बात करें तो प्राचीन भारत ये आपने स्कूल डेज में भी पढ़ा है, मैं बस जस्ट इसको इंट्रोडक्शन दे रही हूं और इससे जो कुछ डिटेल्स वाली चीजें होंगी वो हम आगे देखेंगे. एंशियंट इंडिया, अब एंशियंट इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो एंशियंट इंडिया में अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हम ये बोल सकते हैं कि वो भारत का इतिहास जो हमारे
प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथों में यानी वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में जिसकी व्याख्या की गई है, जो राजा और जो राजवंश जो आए थे इस भारत की धरातल पे, उन्होंने हमारे भारत के साम्राज्य को एक वर्ल्ड लेवल पर एक आइडेंटिटी दी थी। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, जैसे अशोक, और इंडिया पूरी तरीके से इंडियंस के इन्फ्लुएंस में थी। कहने का मतलब है कि हमारे भारत में हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे राजवंशों का उदय, हमारे अपने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सब कुछ हमारा अपना था, ठीक। और यहीं पे एंशियंट इंडिया के अंतिम समय में कुछ विदेशियों का आगमन होगा और एक कल्चर जो होगा वो मिक्सिंग कल्चर डेवलप होगा। जैसे ग्रीक आए, यवन आए, शाकाज आए, कुशानाज आए, तो ये हम उनके अकॉर्डिंगली देखेंगे। एंशियंट इंडिया सेकेंड जो फेज होगा, इसके बाद जो एक टर्मिनेटिंग पॉइंट बनता है वो होता है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत, और अगर इसे हम बोले तो हम इसे बोलेंगे मिडाइवल इंडिया। अब देखिए डिफरेंस क्या है मिडाइवल इंडिया में और एंशिएंट इंडिया में, इसे थोड़ा सा जान ले। इंडिया के अलग अलग जब समय में अलग अलग नाम लिए गए हैं, ठीक है। इंडिया को अलग अलग समय में अलग अलग नामों से जाना गया है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। नाम थोड़े रिपीट करके देखेंगे बाद में। मध्यकालीन भारत की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो एक सबसे आइडेंटिफाइड जो टर्म आएगा वो ये आएगा कि एक तो इन्फ्लुएंस मुसलमानों का, मुस्लिम्स की एंट्री इंडिया में होती है और वो कई कारणों से होती है। इस्लाम धर्म को भारत में स्थापित करने का उनका प्रमुख उद्देश्य था। दे वांटेड टू प्रोपगेट इस्लाम इन इंडिया विच वाज देयर प्राइम इंटेंशन। फिर इस्लाम के धर्म के नाम पर एक कर लिया जाता था, दो था जजिया, और उसके बाद वो लूट पाट करने आए। जो एक क्वेश्चन अभी इस बार रिसेंट में सबसे अभी कंटेक्स्ट में 2018 का जो सीजीएल अभी हुआ है उसमें पूछा गया था, और उन्हीं मुस्लिम इन्वेडर्स में पूछा गया था वो क्वेश्चन कि 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? मोहम्मद गजनवी, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत सारे सब टॉपिक्स है जो हम देखेंगे। तो एम से मुस्लिम और एम से मिडाइवल, ठीक है। मुस्लिम इन्फ्लुएंस बढ़ता जाएगा और मुस्लिम इन्फ्लुएंस में हम देखेंगे कि यहीं पर मुस्लिमों के आगमन में मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, और मोहम्मद गोरी के बाद उनके जो गुलाम है वो स्थापित करेंगे दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत के शासनकाल के साथ ही स्थापित होता है मुगल साम्राज्य, उनका पतन करके, ठीक है। और यहीं पे जब हम बात करें मुगलों का पतन होगा औरंगजेब के बाद, तो भारत का एक फिर से नया इतिहास लिखा जाएगा जिसे यूरोपियों के द्वारा लिखा जाता है, और उसे हम रखते हैं आधुनिक भारत की कैटेगरी में, जो होता है मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं या जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल की बात करते हैं तो उसमें एक लाइन लिखा होता है क्या? वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, हम भारत के लोग। दूसरी बात, उसी प्रियम्बल में हाँ, गुड मॉर्निंग रेखा, गुड मॉर्निंग ज्वाला, गुड मॉर्निंग पूजा, प्रशांत, ओके, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश ये रहेगी कि सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल एक जस्टिफाइड वे में बताएं, कनेक्ट करके, और जो भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है कि जब जब सिचुएशन बदला है तब तब उनके अपने तरीके, उनके अपने धर्म, उनकी अपनी सभ्यता संस्कृति भारत में डोमिनेट किए। इसीलिए उसी प्रियम्बल में, उसी प्रस्तावना में एक वर्ड आता है, आप बोलते हैं क्या? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर वर्ड आता है। अगर बोले तो प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, समाजवादी, ठीक है, पंथ निरपेक्ष वर्ड है सेक्युलर। तो सेक्युलर वर्ड का मतलब क्या होता है? सभी धर्मों को एक समानता देना। और यही आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक सभी लोगों को, सभी नागरिकों को भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। राइट टू रिलीजन, हम ये इंडिया ने नहीं कहा कि ये हिंदुइज्म कल्चर का एक देश है, इंडिया ने ये नहीं कहा कि एक
मुस्लिम कल्चर का देश है। इंडिया ने ये नहीं कहा कि ये क्रिश्चियनिटी कल्चर का देश है। इंडिया ने सभी को एक समानता दी है, सभी को संरक्षण दिया है। जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, वैदिक धर्म हो, सनातन धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, ज्यूइस्ट हो, कोई भी हो, इक्वालिटी फॉर ऑल, आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब इन्हीं परिस्थितियों में आप अगर देखिएगा तो यहाँ पर इन्फ्लुएंस यूरोपियों का है, यहाँ पे इन्फ्लुएंस मुस्लिमों का है, और यहाँ पर इन्फ्लुएंस हमारे अपने लोगों का था, जिन्होंने एक लेवल पे इंडिया को बहुत सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाया। और आप ये भी मत भूलिए कि इंडिया का अलग अलग समय में अलग अलग नामों से इंडिया को जाना जाता था, ठीक है। अब नाम आप मुझे बताएंगे, मुझे रिप्लाई करिए प्लीज। नाम आप मुझे बताएंगे कि इंडिया के क्या क्या नाम थे, कब कब क्या क्या नाम थे। गिव मी द रिप्लाई। मैं तो बताऊंगी, बट मैं आप लोगों की तरफ से थोड़ी आंसर्स चाहती हूँ, सो प्लीज मुझे रिप्लाई करें क्विक। जल्दी बताइए, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। सीधे किताब उठा के पढ़ लेना होता है कि कुछ लॉजिक भी लगाना होता है? जल्दी बताएं आप लोग। स्कूल के दिन गए, एकेडमिक्स वाली पढ़ाई गई, दिस इज कंपटीशन, और आपका लॉजिक, आपका एनालिटिकल पावर उतना ही ज्यादा डेवलप्ड होना चाहिए। रिकॉल, जस्ट रिव्यू विद द आंसर्स, रिव्यू मी विथ योर आंसर्स। जल्दी बताएं। कोई आंसर नहीं देगा, इतनी शांति। एक तो इंडिया हो गया ना, यहीं पे तो है, एक इंडिया हो गया, एक भारत हो गया, अशोक अखंड भारत, भारतवर्ष, वेरी गुड। विजय काद्यान, आपने मुझे आंसर दिया भारतवर्ष, वेरी गुड। एंशिएंट टाइम में, दैट इज व्हाई आई वांटेड टू नो, वेरी गुड। एंड नरेश, आपका मिला है अशोक अखंड भारत, वेरी गुड। अशोक अखंड भारत भी है, बट आप ये चीज मत भूलिए, अंडर आर्टिकल जो 1 है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया को क्या बोला गया है? भारत, जो एक संघ है, इंडिया दैट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो इंडिया को सबसे पहले हमने किस आइडेंटिटी से जाना है? भारत, ठीक है। तो एंशिएंट इंडिया में इंडिया का नाम क्या था? भारत नाम था, इंडिया का नाम था भारत। शकल जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप भी है, बट जम्बू द्वीप इज एन आइलैंड, आइलैंड। उसका भी मैं कारण बताती हूं आपको। भारत, ये भारत नाम क्यों पड़ा? आर्यों के राजा के नाम पर भारत, और या भारतवर्ष, भारत बोले या हम बोले भारतवर्ष, भारत भी बोल सकते हैं, भारतवर्ष भी बोल सकते हैं, ठीक है। भारतवर्ष, ये प्राचीन काल में, वैदिक काल के समय की बात बता रहे हैं। वैदिक काल, वैदिक काल, वैदिक एज, जब हमारे वेद पुराण उपनिषद लिखे गए थे। और कोई नाम? और कोई नाम? यस, वेरी गुड। इंडिया, भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया, भारत को एक संघों के संघ के तौर पर, उन राज्यों के आधार पर कंबाइन करके यूनियन ऑफ स्टेट्स का नाम दिया गया। और कुछ नाम? और कुछ नाम बताएं। एक और नाम है, घर पे पूजा होती है ना, घर पे पूजा होती है, और क्या होता? पंडित जी आते हैं, और जो पूजा करते हैं उनको जजमान बोलते हैं, उनको हाथ में फूल देते हैं, अक्षत देते हैं, और उनको कुछ बोलते हैं कि अपना नाम लीजिए, अपने पिताजी का नाम लीजिए, अपने दादाजी का नाम लीजिए, अगर सनातन धर्म में है, और गोत्र बताइए अपना। तो गोत्र वर्ड एग्जिस्टेंस में आएगा, यहीं पे गोत्र वर्ड आएगा यजुर्वेद में, ठीक है। उसके बाद कुछ वर्ड बोला जाता है, ये चीजें आप बचपन से देखते सुनते आ रहे हैं। वो वर्ड क्या है? आर्यावर्ते, भारतवर्षे, जम्बू द्वीपे, है ना। या इस तरीके से 3 नाम आप बोलते हैं कि हम किसके वंशज हैं? आर्यों के वंशज हैं,
ठीक है। और आर्यों के वंशज हैं, तो आर्यों के वंशज के हिसाब से आर्यों का काल क्या था? वैदिक काल था। ठीक है, तो इसीलिए इंडिया का एक और नाम है आर्यवर्त। आर्यावर्ते भारतवर्षे जम्बूद्वीप है, आर्यावर्त नाम है। ठीक है, ये आर्यों के नाम पर पड़ा क्योंकि वैदिक समाज को बसाने वाले लोग और कोई नहीं बल्कि आर्यंस थे। ठीक है, तो इंडिया में पुराने दो नाम एंशिएंट इंडिया के क्या होंगे? भारतवर्ष और आर्यवर्त। ठीक है, ये दोनों नाम क्लियर। इसके बाद जब हम मध्यकालीन भारत में आते हैं तो इसे नाम दिया गया हिंदुस्तान। हिंदुस्तान हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान नाम किसने दिया? ये नाम है, ये देन है मुस्लिमों की। मुस्लिम्स जब इंडिया में आए और उनके कल्चर ट्रेडिशंस डोमिनेट हुए तो इसे कहा गया है हिंदुस्तान। ठीक है, तो जब भी पूछा जाएगा आर्य, और एक चीज और जानिए कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है, वेदों की ओर लौटो यानी आर्य समाज की स्थापना मॉडर्न इंडिया के टाइम में। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट समाज सुधारक, सोशल रिफॉर्मर ऑफ इंडिया, जिनका जन्म गुजरात के मोरवी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जिन्होंने जाति व्यवस्था को नकारा था और आर्य समाज की स्थापना की थी। कौन? जल्दी बताएं। स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, वेदों की ओर लौटो, वेद यहाँ आर्य समाज की स्थापना की। तो ये वैदिक वर्ड और आर्य वर्ड एक साथ है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और ये प्राचीन इतिहास के बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजन्स में से आते हैं। ठीक है, वैदिक कल्चर। और यही चीज अगर हिंदुस्तान आता है तो ये मिडाइवल इंडिया में आएगा, और यही चीज अगर हम मॉडर्न इंडिया में देखें तो ये नाम आता है इंडिया। बिकॉज इंडिया में इस समय इन्फ्लुएंस अगर मुसलमानों का कम हो रहा है तो डोमिनेट कौन करेंगे? यूरोपियन पावर्स, यूरोपीय शक्तियां। और इन यूरोपियंस में बहुत सारे यूरोपियंस आते हैं, जैसे सभी को पता है पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, डेनिश आए, फ्रेंच आए। ठीक है, पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश, डेनिश एंड फ्रेंच सभी ट्रेड करने आए, और ट्रेड के बाद उन्होंने अपना ट्रेड एक्सपैंड करना शुरू किया। एंड सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर रहा इंडिया में यूरोपियंस का, वो था किसका? ब्रिटिशर्स का, जिन्होंने रूल किया। एंड टोटल 190 ईयर्स दे कंट्रोल द अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनटू देयर हैंड्स। ठीक है, वेरी गुड विजय। महर्षि दयानंद सरस्वती, बचपन का नाम मूल शंकर। ठीक है, ये हमारा टोटल डिवीजन होगा, और इसमें जो चैप्टर्स होंगे मैं एक बार आपको कंटिन्यूटी में बता देती हूँ। एंशिएंट इंडिया में सबसे पहले जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो टॉपिक होगा हमारा स्टोन एज। ठीक है, स्टोन एज के बारे में देखेंगे, आदि मानव जब जंगलों में रहते थे। पाषाण काल के बाद हम आएंगे सिंधु घाटी सभ्यता की ओर, जहाँ पर हम देखेंगे मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसी सभ्यताओं का उदय होता है, जो एक ही सिंधु नदी की तट पर बसाए गए काफी बड़े शहरों में से आता है। फिर सेकंड आएगा, थर्ड आएगा आपका वैदिक काल। वैदिक काल में हम आपके वेद, पुराण, उपनिषद, उपवेदों की रचना को देखेंगे, आर्यों के भारत आने को देखेंगे। ठीक है, वेरी गुड विजय, गो बैक टू वेदास, ये उनका स्लोगन था। आर्यों के भारत आगमन को देखेंगे, सोसाइटी का डिवीजन देखेंगे कि कैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों की उत्पत्ति होती है, एंड कैसे सिस्टम डेवलप होता है एक समाज में, एक इकोनॉमिक और एक सोसाइटी बनती है सोशल पैटर्न पे। ठीक, फिर धीरे धीरे जब बहुत सारी चीजें जब बड़े पैमाने पे होती हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स भी अराइज होनी शुरू होती है, वो भी यहाँ पे आया। डिस्क्रिमिनेशन हुआ, और डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो वो डिस्क्रिमिनेशन ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बाद किसका हुआ? वैश्यों और शूद्रों का हुआ, कि ब्राह्मण और क्षत्रियाज ने वैश्य और शूद्रास का शोषण करना शुरू किया। और जब जब चीजें एक हद के बाहर आती हैं तो अल्टीमेटली एक नया ढांचा या एक चेंज अपने आप पे वो ले आने की एक ताकत रखती है। और यहीं पर हम देखेंगे आगे चल करके वैदिक काल के बाद, वैदिक काल के अंत के बाद एक नए धर्म का उदय होगा। दो नए धर्मों का उदय हुआ जो थे हमारे बौद्ध धर्म और
जैन धर्म, जानवरों को माना जा रहा था वैदिक काल में, तो वो जानवरों की रक्षा करेंगे, वो अहिंसा के धर्म की बात करेंगे, वो बोलेंगे कि अहिंसा परमो धर्मा है, एनिमल किलिंग नहीं होनी चाहिए, सभी को एक समान मान्यता होनी चाहिए। और ये प्रवर्तक थे महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म को लेकर के, और महावीर जो वास्तविक संस्थापक हैं जैन धर्म को लेकर के। ठीक है, तो इस समय हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म तो ये बहुत ही ज्यादा पावर में आ जाते हैं और सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं किसे, किन लोगों को, वैश्यास और शूद्रास को। वो वैश्यास जो एक सभ्यता में, उस समाज में जो व्यापारी वर्ग है, उनका आर्थिक स्थिति अच्छा होना शुरू होता है, और जब आर्थिक स्थिति अच्छी शुरू होती है तो वो अपने मनी से, अपने एक तरीके से अपनी फंडिंग से, अपने हेल्प से उन्होंने उन जैनिज्म और बुद्धिज्म के डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़े 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 उन्होंने डोनेशंस दिए और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके उत्थान के लिए काम किया। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, बहुत सारे राजाओं ने, जैसे अगर हम बात करते हैं तो बौद्ध संगतियां करवाई हैं, बहुत बड़े बड़े राजाओं ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को प्रोटेक्शन दिया और उनके लिए पॉपुलैरिटी करवाई। जैसे अगर हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने जैन धर्म अपनाया था और अपना राजपाट त्याग दिया अपने बेटे बिंदुसार के लिए। और जैन धर्म में कहावत है कि जैन धर्म को मानना है, एक्सेप्ट करना है, तो आपके अपने परिवार को त्यागना पड़ेगा, और उसमें मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बहुत ही टफ होता है, जो होता है संलेखना। जैसे आप छोटे समय, थोड़े समय के लिए हंग्री होते हैं तो बोलते हैं भूख लगी है, लेकिन वो हंग्री अगर बहुत लंबे समय के लिए हो, भूखमरी वाली दौर आ जाए, तो उसको बोलते हैं स्टारवेशन। अब इसमें क्या होता है, जैन धर्म में मोक्ष की मार्ग को बताया गया संलेखना, संथारा या कायाक्लेश। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया और दक्षिण भारत श्रवण बेगोला चले गए अपने बेटे को अपना राजपाट दे करके, तो उन्होंने श्रवण बेगोला नाम के जगह पर अपने आप को तप किया और उन्होंने संलेखना किया, यानी स्टारवेशन टू डेथ, जब तक उनकी डेथ नहीं होगी, और उसी कंडीशन में उनकी डेथ हो गई। और ये था मोक्षा इन जैनिज्म, सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, अब जो किसान है जो कीटनाशक यूज कर रहे हैं, वो जैन धर्म नहीं अपना पाएंगे, क्योंकि एक सूक्ष्म जीवाणु भी मरना नहीं चाहिए। बौद्ध धर्म में इसके ऑपोजिट में एक माध्यमिक मार्ग बताया कि आप अपने घर परिवार को चला करके, आप अपने एक मिडिल पाथ को फॉलो करके, आप अपने हिसाब से आप अपना धर्म भी अपनाइए, अपने परिवार को भी देखिए, अपने समाज को भी देखिए। तो लोगों के लिए ज्यादा आसान था बौद्ध धर्म अपनाना। बौद्ध धर्म को संरक्षण, पहली बौद्ध संगति अजात शत्रु, दूसरी बौद्ध संगति कालाशोक, तीसरी बौद्ध संगति अशोक, ठीक है, और फोर्थ कनिष्का, ये चारों रूलिंग पीरियड में रूलर्स ने इनको प्रोटेक्शन दिया, संरक्षण दिया। तो एक समय के बाद हम देखेंगे कि जो बौद्ध धर्म है वो इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर लोकप्रिय होती है सम्राट अशोक के शासनकाल में, उनके सतत प्रयासों से, जब उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था और उन्होंने घोषणा की थी कि कलिंग युद्ध के बाद मैं कोई भी युद्ध नहीं करूंगा, भेरी घोष की जगह चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था और अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। चम्मगुप्ता नहीं है, चंद्रगुप्ता है, मैं लिखाऊंगी इन चीजों को, ठीक है, ज्वाला नॉट चम्मगुप्ता, दैट इज चंद्रगुप्ता, मैं नोट करवाऊंगी, अभी मैं कहानी से लिंक कर रही हूँ चीजों को, ठीक है। तो अशोक के समय इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर ये लोकप्रिय हुआ। जैसे आज का आप श्रीलंका बोलते हैं, तब इसका पुराना नाम प्राचीन भारत में था सिलोन, ठीक है। बर्मा म्यांमार बोलते हैं, उसे कहा जाता था स्वर्ण भूमि, और दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रों में विस्तार हुआ, जिनके लिए धार्मिक अधिकारों की नियुक्ति की थी सम्राट अशोक ने। तो बहुत बड़ा एरिया कवर हुआ। उन्होंने अपने पूरे प्रयासों से अपनी पूरी जो साम्राज्य के जो धन थे उसको बौद्ध धर्म के विस्तार में उन्होंने लगा दिया, ठीक है। अब अशोक के बाद, सम्राट अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन होगा, और जब मौर्य साम्राज्य का पतन होता है तो एक
फिर से छोटे छोटे साम्राज्यों के राजाओं का उदय होता है, जिसको पोस्ट मौर्य पीरियड कहा जाता है, यानी मौर्योत्तर काल। अब ये मौर्योत्तर काल में इंडिया में छोटे छोटे राजाओं का उदय होगा, समथिंग लाइक इस तरीके से, और ये आपस में लड़ेंगे। इनमें से कुछ इंडियंस थे और कुछ विदेशी थे। और एक सबसे बड़ी बात होती है कि जब सत्ता एक किसी के हाथों में नहीं होती तो ये आपस में ना लड़ेंगे, इंडियंस और विदेशी राजाओं में आपस में लड़ाई होगी, जब तक कि फिर से हमारे भारत के इतिहास में नए साम्राज्यों का उदय नहीं होगा। और इन्हीं के बाद आते हैं मौर्योत्तर के बाद गुप्त साम्राज्य या गुप्त वंश जैसे ही राजाओं का उदय होता है, गुप्त राजा बहुत पावरफुल थे, और पावरफुल होने के कारण वजह से आप कुछ नाम जानते होंगे, जैसे मैं अभी रिकॉल करूंगी, जैसे चंद्रगुप्त फर्स्ट और चंद्रगुप्त फर्स्ट के बेटे, जिनको भारत का नेपोलियन कहा गया है। वी.एस. स्मिथ ने इनको कहा है भारत का नेपोलियन, और अगर कहा है तो गलत नहीं कहा है, इसलिए क्योंकि जब इनके बारे में पता लगाया गया, इनके अभिलेख मिले हैं हमें इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्ति से, तो ये इन्होंने क्लियर किया कि इंडिया के टोटल उत्तर भारत और दक्षिण भारत के राजाओं को इन्होंने अपनी सुजेनिटी यानी अधीनता स्वीकार करवाई थी। उन राजाओं में उत्तर भारत के 9 शासक और दक्षिण भारत के 12 शासकों को इन्होंने अपनी अधीनता मनवाई थी कि आप हमारे अंडर काम करेंगे, और तब जाकर के इन्होंने अपने आप को पूरा एक इंडिया का एज अ सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, केंद्रीकृत व्यवस्था के तौर पर पूरे इंडियन को अपने पावर में कैप्चर किया। और तब फिर उन्होंने अश्वमेध पराक्रम की उपाधि धारण की और अश्वमेध यज्ञ करवाया। और इवन अब हमें कैसे पता चला कि अश्वमेध यज्ञ करवाया था? देखिए, कोई भी बात बोली जाती है तो उसके लिए इतिहास में उसकी एक प्रामाणिकता को मापा जाता है। यस, वेरी गुड विजय, नेवर लॉस्ट एनी वॉर। आप सोचिए कि 9 रूलर्स नॉर्थ इंडिया और 12 शासक साउथ इंडिया, बहुत बड़ी बात है। और यही क्वेश्चन अभी ना यूपी पीसीएस में आया था 2018 में, जिनमें उन राजाओं के नाम और उनके साम्राज्यों को दिया गया था कि कांची के विष्णु गोपा थे जिनको इन्होंने पराजित किया था। उनमें से इंडिविजुअल नाम भी आते हैं जो कि पीसीएस एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि पूरे एक इंडिया पर जो एक समय था अशोक का, वो फिर से रिवाइव हो रहा है। और जब रिवाइव हो रहा है वो, तो उनका पावर, उनकी अथॉरिटी, उनका डोमिनेंस, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य, सब में उनका बहुत ही पावरफुल कमांड हो रहा है, और वो सबको अपनी अधीनता स्वीकार करवा रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि गुप्ता में उसके बाद फिर समुद्रगुप्त के बाद उनके बेटे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त 2, और चंद्रगुप्त 2 की जब बात की जाती है तो चंद्रगुप्त 2 जो हैं उनके टाइम पीरियड को भी आप ना भूलें, क्योंकि उनके समय फाहियान नाम के चाइनीज यात्री भारत आए हैं बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए। इतना ही नहीं, उनके दरबार में 9 रत्न थे, जिनमें से अगर मैं कुछ नाम लूं तो शायद आपको पता होगा। भारत के शेक्सपियर कहे जाने वाले कौन? जल्दी बताइए, भारत का शेक्सपियर किसे कहा गया है? बताएं आप लोग। कुछ और क्लू दे दूं? उन्होंने मेघदूतम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी महान संस्कृत रचनाएं लिखी हैं, और जिनके शासनकाल को भारत का इतिहास का, संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, द गोल्डन पीरियड ऑफ संस्कृत लिटरेचर इन द इंडिया। कालिदास, ठीक। और उन 9 रत्नों में कौन थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के? जल्दी बताएं। आयुर्वेद के जनक कहे जाने वाले धन्वंतरी, वेरी गुड विजय, कालिदास धन्वंतरी आयुर्वेद चिकित्सक। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के समय है, 9 रत्नों में नहीं है नरेश, ठीक है। और अगर बात करें तो कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, ठीक है, वाराह मिहिर, और इन्हीं के समय अगर हम बात करें तो भारत के महानतम गणितज्ञों में से, लेकिन 9 रत्नों में नहीं, आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट ने ही जीरो का आविष्कार किया है, शून्य, दशमलव प्रणाली, डेसिमल सिस्टम, सूर्य सिद्धांतिका,
चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, पाई सिस्टम जो आज आप बनाते हैं 22/7, डेसिमल सिस्टम जो डेसिमल देते हैं, डॉट देते हैं, रोटेशन, रेवोल्यूशन, ये दिन और रात, और जो आपका चेंजेस इन सीजन होता है, ठीक है, इस तरीके से इन्होंने सारा कुछ डिफाइन किया था उस टाइम पीरियड में। तो एक तरीके से हम देखेंगे कि गुप्ता डायनेस्टी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भी स्वर्ण काल कहा जाता है संस्कृत साहित्य के अलावा, और यहीं पर हमारे भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ है। गुप्ता डायनेस्टी के समय भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ है। कुछ गॉड्स, जैसे आप नाम बोलते हैं शिव, आप नाम बोलते हैं पार्वती, आप नाम बोलते हैं विष्णु, इनके मंदिरों का निर्माण होना शुरू हुआ। और नॉर्थ इंडिया के मंदिरों को जिस शैली में बनाया गया है उस शैली को कहा गया है नागर शैली, और यही शैली जब दक्षिण भारत की हो जाएगी वो शैली हो जाएगी द्रविड़ शैली। तो धीरे 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 डिवीजन शुरू होता है। जब बड़े पैमाने पे कोई चीजें होती है ना, तो उनके हिसाब से उनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स या अलग अलग विभागों में बांटा जाता है। सिंपल इसका एक तरीका समझिए कि एक छोटा वर्कर है, चाहे वो एक पान वाला है, चाहे वो एक चाय वाला है, वो अपने लिए सीए नहीं रखेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे दिन भर का खर्चा इतना है, मेरे दिन भर का इनकम इतना है, और मुझे बस एक लिमिटेड खर्चा है और इतना मेरा लिमिटेड इनकम है। लेकिन यही चीज अगर एक बिजनेसमैन को बोला जाए, अगर मुकेश अंबानी को बोला जाए, तो पता नहीं उनके कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे। और यही चीज उस समय इवॉल्व होता है क्योंकि यहाँ पे मोनेटाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी हो रही है, यानी अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण हो रहा है। राजाओं को 10 जगह जब सत्ता बढ़ रही है, साम्राज्य बढ़ रहा है, तो 10 खर्चे भी बढ़ रहे हैं, सेना बढ़ानी पड़ रही है, अच्छे घोड़े हाथी रखने पड़ रहे हैं, लोगों के ऊपर खर्च करने पड़ रहे हैं। तो उसके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम भी होना चाहिए, और वो होगी टैक्स। तो टैक्स कलेक्शन भी माना जाएगा। और टैक्स कलेक्शन किससे लेंगे ये लोग लेंगे अपने पीपल से, अपने लोगों से, अपने वहां के जो लोग हैं उनके, उनसे लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक सिस्टम बनता है। अब गुप्ता काल के बाद अगर हम आते हैं, ये मैं थोड़ा सा रब कर रही हूँ प्राचीन काल, गुप्त काल के बाद अगर हम आते हैं, तो गुप्त काल के बाद कुछ समय के बाद हम देखेंगे कि पोस्ट गुप्ता पीरियड में कुछ समय के बाद फिर से थोड़ी बहुत चीजें ठीक होती हैं, और फिर पोस्ट गुप्ता यानी पोस्ट गुप्ता में कुछ समय के लिए पावर कुछ ठीक ठाक हुआ, जब तक कि हमारे पावरफुल शासक एक नॉर्थ इंडिया के जिनका नाम था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन नॉर्थ इंडिया के अंतिम महान शासकों में से होते हैं, अंतिम महान शासकों में से होते हैं, द लास्ट ग्रेट किंग ऑफ नॉर्थ इंडिया। जहां समुद्रगुप्त ने पूरे साउथ इंडिया को और नॉर्थ इंडिया को अकेले कैप्चर किया था। यस, भीतरगांव टेम्पल है, फिर इसके बाद आपके गॉडेस दुर्गा के लिए टेम्पल है, बहुत सारे टेम्पल्स हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे उसको इंडिविजुअली। नचना कुठारा मंदिर है जो पार्वती को डोनेटेड है एमपी में। ठीक है, बहुत सारे टेम्पल्स हैं गुप्ता डायनेस्टी के। हर्षवर्धन नॉर्थ इंडिया का सबसे पावरफुल रूलर, तो इसे साउथ इंडिया में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इस हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। इस हर्षवर्धन ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था यूपी फर्रुखाबाद का कन्नौज। ठीक, और हर्षवर्धन का युद्ध होता है पुलकेशिन द्वितीय से, पुलकेशिन 2 से। ये जो पुलकेशिन है, ये अब सोचिए कहाँ के शासक होंगे। पुलकेशिन 2 साउथ इंडिया के सबसे पावरफुल रूलर हैं। अब बात समझ में आई आपको, मैंने ये क्यों बोला? नॉर्थ इंडिया में कोई और रूल कर रहा है, साउथ इंडिया में कोई और रूल कर रहा है। वेरी गुड विजय, ही बिलोंग टू वर्धमान डायनेस्टी, या और एक और नाम है पुष्यभूति डायनेस्टी। ठीक है, इनको जब हम करेंगे तो हम देखेंगे कि हर्षवर्धन का जो एम्पायर है वो पुष्यभूति वंश या वर्धमान वंश है, और इनका चालुक्य डायनेस्टी है। चालुक्य वंश साउथ को रूल करते हैं। आपस में इनकी भिड़ंत होती है, और ये होती है नर्मदा नदी के तट पर। और इसके बाद हर्षवर्धन का डिक्लाइन होता है। कुछ समय के बाद पुलकेशिन 2 जो है नॉर्थ इंडिया पे कंट्रोल करते हैं, और इस तरीके से जब इन राजाओं का भी अंत हो गया, पुलकेशिन 2 का भी अंत हो गया, तो इंडियन हिस्ट्री में
एक ऐसा समय आता है कि आपस में छोटे छोटे राजाओं का उदय होना फिर से शुरू हो गया, और ये लोग थे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया फिर से डिवाइड होगी और एक त्रिपक्षीय युद्ध शुरू होता है। त्रिपक्षीय युद्ध होता है कि तीन राजवंशों का युद्ध, तीन राजवंशों का युद्ध होता है। और ये तीन राजवंशों में थ्री डायनेस्टीज में अगर हम बात करते हैं तो ये लोग पाल वंश जो बंगाल में रूल कर रहे थे और जिन्होंने आपके ये बनाए हैं यूनिवर्सिटीज बनाए हैं, धर्मपाल, ठीक है, धर्मपाल, पाला डायनेस्टी यूनिवर्सिटीज बनाए, जैसे तक्षशिला मौर्य के समय था, नालंदा बना है गुप्तास के समय, ठीक है। और इस तरीके से विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है, हाँ, ट्रिपाटाइट स्ट्रगल होगा, त्रिपक्षीय युद्ध होगा, ट्रिपाटाइट स्ट्रगल बोलेंगे इसको। तो ये त्रिपक्षीय मतलब तीन पक्षों में युद्ध होता है सर्वोच्चता में आने के लिए, और ये सर्वोच्चता पाल, प्रतिहारा और राष्ट्रकूट, ये छोटे छोटे राजवंशों का उदय होगा। और फाइनली हम देखेंगे कुछ समय के लिए राष्ट्रकूटा डायनेस्टी पावर में आते हैं, ठीक है। अब छोटे छोटे गुर्जर प्रतिहाराज इन नॉर्थ इंडिया है, पालाज इन ईस्टर्न इंडिया है, एंड राष्ट्रकूटाज आप देख लीजिए, एक ईस्टर्न इंडिया के हैं, एक सदर्न इंडिया के हैं, एक नॉर्दर्न इंडिया के। और इनकी एक ही इंपॉर्टेंस थी कि इन लोगों में एक होड़ लगी कि हम में से सबसे पावरफुल वो होगा जो कन्नौज पर अपना साम्राज्य स्थापित करके दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या देख रहे हैं हम, ये हम ये जज करेंगे कि भारत की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है, वो क्या हो रही है, आपस में आंतरिक मतभेद होने के कारण, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण इंडिया का पॉलिटिकल सिचुएशन, इंडिया का पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, सिनेरियो है, ये फिर से क्या होता है, पतन की ओर अग्रसर होता है, डिक्लाइन होता है। पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया went on decline due to the continuous wars or the tripartite struggle between them, ठीक है। इसे हम ट्रिपाटाइट स्ट्रगल का भी नाम देते हैं, त्रिपक्षीय युद्ध, त्रिपक्षीय थ्री मतलब तीन और पार्टाइट मतलब कि वो पार्टीज हैं, थ्री पार्टीज में वॉर होगा, ठीक है। तो अब देखिएगा कि ये सिचुएशन जब अगर आ रही है और पॉलिटिकल सिचुएशन जब डिक्लाइन हो रहा है और इसी समय इंडिया पे कुछ बाहरी अटैक होते हैं, विदेशी आक्रमण होते हैं, और ये विदेशी आक्रमण और कोई नहीं बल्कि कौन थे, मुस्लिम्स थे। मुस्लिम्स का एंट्री होता है, इस्लाम धर्म की स्थापना हो चुकी है और भारत को टारगेट किया जाता है इस्लाम धर्म को स्थापित करने के लिए और जजिया लागू करने के लिए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा मिडाइवल हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड है, ये डोमिनेट करता है उन मुस्लिम राजाओं के द्वारा। किस तरीके से ये थोड़ी बहुत बातें देखें। थोड़ी बहुत बातें अब तक हमने देखा हर्षवर्धन ट्रिपाटाइट स्ट्रगल तक में, और इसके बाद जब मुस्लिम्स का इन्वेजन भारत में हो रहा है, तो ये अपने एक अगर हम बोले तो अपने एक एम के साथ वो आते हैं। और जब हम मुस्लिम्स की भारत में बात करते हैं तो मुस्लिम्स इन्वेजन्स, मुस्लिम आक्रमण, ठीक है। और जब मुस्लिम आक्रमण की बात करेंगे, वेरी गुड विजय, अरब इन्वेजन फर्स्ट, मुस्लिम में सभी मुस्लिम है। अब देखिए, अगर मुस्लिम को हम डिनोट करेंगे, जैसे हम बोलते हैं हिंदू हैं, लेकिन हिंदू में कुछ लोग ब्राह्मण हैं, कुछ क्षत्रिय हैं, कुछ वैश्य हैं, कुछ शूद्र हैं। इसी तरीके से अगर जैसे आप एक बात बोलते हैं कि सभी बिल
मनी बिल नहीं हो सकते, लेकिन सभी मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, जैसे बिल होते हैं ना, तो आप बोलते हैं कि ऑर्डिनरी बिल है, फाइनेंशियल बिल है, मनी बिल है, ठीक है। तो सभी ऑर्डिनरी बिल मनी बिल नहीं हो सकते, लेकिन सभी मनी बिल ऑर्डिनरी बिल हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर बोला जाए सभी अरबी मुस्लिम हो सकते हैं, लेकिन सभी मुस्लिम अरबी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उन मुस्लिमों में कोई तुर्की भी है, कोई अफगान भी है, कोई मुगल भी है, कोई पठान भी है, समथिंग इस तरीके से आप समझिए, इसको ऐसे समझिए कि ये पूरा पूरा मुस्लिम्स है, ठीक है, ये पूरे पूरे मुस्लिम्स हैं, ओके। और अब पूरे पूरे मुस्लिम्स हैं तो हम कहेंगे कि कुछ अरबी हैं, कुछ तुर्की हैं, कुछ अफगान हैं, कुछ मुगल हैं, कुछ पठान हैं, ठीक। कुछ अरबी, कुछ तुर्की, कुछ अफगान, कुछ मुगल, ठीक है, और कुछ पठान। पठान हम बाद में देखेंगे, रोहिला पठान्स का एग्जिस्टेंस मॉडर्न इंडिया में आता है, ठीक है ना, वो बाद में देखेंगे। अभी जो सबसे पहले जो हमें देखना है, हमने देखा कि सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले जो भारत में आक्रमण होता है वो अरबी था, उसके बाद तुर्की, तो ये नंबर 1, फिर ये नंबर 2, ये दूसरे नंबर पे आएंगे, और उसके बाद 2 तुर्किश इन्वेजन के बाद अगर हम बाबर की बात करें तो बाबर को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? मुगलों की कैटेगरी में रखेंगे। इन तीनों को हमें फोकस करना है, ठीक है। अब इंडिविजुअली आते हैं, बोर्ड अप करते हैं, ठीक है। अब इंडिविजुअली आते हैं, क्योंकि अब हमारा इंटेंशन क्या है, हमने समझ लिया कि डिवीजन ऑफ मुस्लिम्स इतने होते हैं। अब चूंकि इंडिविजुअली हमें देखना है तो हम थोड़ा बहुत अब इनको इंडिविजुअली देखेंगे कि भाई अरबी कौन कब, अफगान कौन कब, पठान कौन कब, और मुस्लिम मुगल्स कौन कब, ठीक। भारत में जो सबसे पहला आक्रमण होता है, फर्स्ट आक्रमण, फर्स्ट इन्वेजन, फर्स्ट इन्वेजन इन इंडिया, अगर ये बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी कि ये अरबी थे, अरबी थे। तो आपको क्वेश्चन कैसे पुट अप होगा, इस चीज को समझिए कि भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण है ना, तो भी वही नाम होगा, और भारत में पहला अरबी आक्रमण तो भी वही नाम होगा, बिकॉज ये पर्टिकुलरली अरबी हैं और ओवरऑल मुस्लिम है। और अगर बात करें तो ये इन्वेजन होती है 712 एडी में, और ये थे मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम का भारत आक्रमण। और ये सिंध के देवल बंदरगाह पर सबसे पहले आक्रमण करते हैं, जिनके आने का प्रमुख उद्देश्य भारत में था, एक तो इस्लाम धर्म को स्थापित करना, इस्लाम धर्म की स्थापना, प्रोपगेशन ऑफ इस्लाम, और इन्होंने धार्मिक कर पर जजिया कर की वसूली की। अब सिंध इसलिए अटैक होता है क्योंकि सिंध पश्चिमोत्तर भारत का सबसे वीक पोजीशन था, और इस सिंध में एक कमजोर शासक था जिसका नाम था दाहिर, दाहिर। ये घोड़ों से आए थे, इनके घोड़े बहुत अच्छे होते थे और इनको बहुत हेल्प करते हैं उस जगह पर इन्वेजन्स करने में। दाहिर जो रूलर है, इसको डिफीट करके इसकी हत्या कर दी जाएगी और पूरा जो सिंध का एरिया है वो अपने कब्जे में ले लेंगे। सिंध सबसे पहला एरिया है जहाँ पे इस्लाम धर्म स्थापित की गई, और जजिया, इन्होंने एक ही बात कही कि या तो हमारा इस्लाम धर्म आप कबूल लो, नहीं तो हमारे धर्म की श्रेष्ठता मानते हुए यू एक्सेप्ट दैट आवर रिलीजन इज द सुप्रीम एंड यू एक्सेप्ट आवर रिलीजन, और हमारे धर्म को श्रेष्ठ मानते हुए आप हमें एक धार्मिक कर दो जो होगा जजिया।
जो लोग इस्लाम धर्म नहीं कबूलेंगे उनको कहा जाएगा जिमी या उनको कहा जाएगा काफिर। यानी वो ये कहते थे कि अगर आपको हमें से प्रोटेक्शन चाहिए कि आप हमारे अंडर रह सकें तो आपको हमारे धर्म की श्रेष्ठता माननी पड़ेगी, और आप हमें हमारे धर्म की श्रेष्ठता को मानते हुए जो कर देंगे वो होगा जजिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। कासिम के बाद जो दूसरा मुस्लिम आक्रमण होता है भारत में, ठीक है, तो इनका जो मेन जो एम था, ये दो एम्स थे, प्रोपागेशन ऑफ इस्लाम एंड इम्पोजिशन ऑफ जजिया। ठीक है, अब जो सेकंड मुस्लिम आक्रमण हम देखेंगे, सेकंड देखिए धीरे धीरे कैसे ये इन्फ्लुएंस में आता जा रहा है उनके, हमें ये समझना है। ठीक, सेकंड हम देखेंगे, जो सेकंड मुस्लिम आक्रमण होगा, सेकंड मुस्लिम आक्रमण होगा, ये होंगे तुर्की, ये होंगे तुर्की। तो आपसे पूछा जाएगा तुर्किश इन्वेजन भारत में कब हुआ है, तुर्किश इन्वेजन भारत में कब हुआ है। ठीक है ना, तो तुर्किश इन्वेजन का समय अगर हम बोलते हैं तो ये 1001 से 1026 तक। ठीक है, और फिर यहाँ पे पूछा गया है कितने बार हुआ है, ये दिल्ली पुलिस सीपीओ का आया हुआ क्वेश्चन है 2016 या 17 का, 17 बार आक्रमण। और यहीं से एसएससी सीजीएल ने क्वेश्चन किया था कि 17 बार आक्रमण कौन कर रहे हैं, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गजनवी। और मोहम्मद गजनवी के बारे में बोले तो अभी एसएससी 18 में एक अभी क्वेश्चन आया है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 में, ठीक है, मोहम्मद गजनवी। ठीक है, अब यहीं पे क्वेश्चन पूछा गया है, अभी एसएससी का ये क्वेश्चन आया था 18 एसएससी सीजीएल में कि 1025 में सोमनाथ मंदिर कहां पे, सौराष्ट्र गुजरात, सोमनाथ टेम्पल। जैसे 4 मठ हैं वैसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं। हाँ, महमूद ऑफ गजनी या मोहम्मद गजनवी, जो भी आप प्रोनाउंस करें, ठीक है। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, ठीक है, तो 12 ज्योतिर्लिंगों में ये सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र गुजरात में ये सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। और ये जब गुजरात में है तो आप देखिएगा कि गुजरात में उस समय राजपूत वंश के शासक थे भीम प्रथम, भीम फर्स्ट, ही वॉज रूलर ऑफ गुजरात। ये गुजरात के शासक हैं जिनको मोहम्मद गजनवी ने या मोहम्मद गजनी ने पराजित कर दिया। अब यहाँ पर अगर मैंने राजपूत का नाम लिया है तो ये बहुत ही डोमिनेटिंग फैक्टर है, बिकॉज ट्रिपाटाइट स्ट्रगल के बाद जो इन्फ्लुएंस इंडिया में राइज करती है वो थे राजपूत। और राजपूत की अगर हम बात करें तो इन राजपूतों में भी बहुत सारे पावर्स थे, चौहान, सिसोदिया, सोलंकी, गढ़वाल, पारमार, ठीक है, इस तरीके से। और ये आपस में इनकी बनती नहीं थी। तो ये राजपूत टाइम पीरियड भी बहुत ही पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का टाइम पीरियड रहा है, यानी राजनैतिक क्या बोलेंगे, अस्थिरता या राजनैतिक उठापटक का समय है। ठीक है, पॉलिटिकल राजनैतिक अस्थिरता बोलेंगे या पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बोल दीजिए। आपस में इनकी बनती नहीं थी और इसके कारण से फिर से राजनीति का पतन। ठीक, अब यही सारी कुछ चीजें चल रही हैं। जब भीम फर्स्ट से वॉर होता है, बहुत सारा, सबसे सर्वाधिक अगर हम बोले, ठीक है, हाँ, भीम फर्स्ट या भीमदेव फर्स्ट, जो भी आप बोले, ठीक है, सर्वाधिक 17वें आक्रमण में सर्वाधिक सफल आक्रमण या द मोस्ट फेमस इन्वेजन इन इंडिया पूछा जाएगा तो वो सोमनाथ मंदिर का ही आक्रमण है।
ठीक। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये आपस में लड़ रहे हैं और आपस में जो इनकी लड़ाई हो रही है, इंडिया का पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत वीक है। अशोक वाली बात नहीं है, सम्राट अशोक वाली, चंद्रगुप्त मौर्य वाली बात नहीं है, समुद्रगुप्त वाली बात नहीं है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वाली बात नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, सेइंग है चार्ल्स डार्विन का, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एंड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, है ना। ये आम जिंदगी में भी होता है कि अगर आप आपस में लड़ रहे होते हैं तो रोटी बाहर वाले सेकते हैं, और यही चीजें यहाँ पे होती हैं। आप ये चीज देखिएगा, ये कॉमन पॉइंट बता रही हूँ कि जब जब इंडिया में अटैक हुआ है, चाहे वो कोई भी शासन काल हो, किसी का भी समय हो, अब देखिएगा जब भी कोई पावरफुल अथॉरिटी भारत में रही है तो फॉरेन इन्वेजन नहीं हुआ है इंडिया में, और जब भी किसी कमजोर के हाथों में सत्ता गई है विदेशी आक्रमण हुआ है। किसी का भी टाइम पीरियड आप उठा के देख लें। मौर्यास जब पावर में थे किसी ने अटैक नहीं किया, लेकिन जैसे ही मौर्य शासनकाल खत्म होता है, शाकाज आते हैं, प्रातियंस आते हैं, कुशानाज आते हैं, ग्रीक आते हैं और इंडिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया। जब समुद्रगुप्त रूलर थे, जब चंद्रगुप्त फर्स्ट थे, जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, इंडिया में कोई इन्वेजन नहीं हो रहा है। और जैसे ही इन रूलर्स का दौर खत्म होता है और हर्षवर्धन एक रूलर है, आपस में ये पुलकेशिन II से आपस में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में आते हैं। कुछ ही समय के बाद एंट्री हो जाती है मोहम्मद बिन कासिम की। फिर आगे चलता है राजपूतों का शासनकाल, और राजपूतों में भी वही परंपरा है कि आपस में बनती नहीं है। इस वजह से फिर से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल डोमिनेंस जो होता है वो करना चाहते हैं मुस्लिम, और इसी के साथ सेकंड मुस्लिम इन्वेजन को हम अब देखेंगे। और जब सेकंड मुस्लिम इन्वेजन देखते हैं तो फिर से वो एक तुर्की है। हाँ, एक चीज और, मोहम्मद गजनी का मेन जो उद्देश्य था भारत में वो लूटपाट मचाना है, साम्राज्य विस्तार नहीं। अब साम्राज्य विस्तार के लिए आएंगे मोहम्मद गोरी और जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है। अब देखेंगे थर्ड मुस्लिम इन्वेजन, थर्ड मुस्लिम इन्वेजन यानी तीसरा मुस्लिम आक्रमण। स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी चीजों को मैं अभी बता रही हूँ। फर्स्ट है और इंडिविजुअली दैट वी आर गोइंग टू टेक अप इन एवरी क्लास एज द टॉपिक्स, ठीक है। थर्ड मुस्लिम इन्वेजन जब हम आते हैं, तीसरा मुस्लिम आक्रमण, थर्ड मुस्लिम इन्वेजन, थर्ड मुस्लिम इन्वेजन, ये भी तुर्की है, ही इज ऑल्सो तुर्किश, तुर्किश, तुर्किश। मोहम्मद बिन कासिम अरबी, मोहम्मद गजनी या मोहम्मद गजनवी तुर्की, ठीक है। तो फर्स्ट तुर्किश मोहम्मद गजनी गजनवी, थर्ड मुस्लिम और सेकंड तुर्किश मोहम्मद गोरी। इनका ओरिजिनल नेम मोइनुद्दीन था, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये आते हैं एक रिलीजियस सूफी संत को अपने साथ लेकर भारत। तो भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक हैं मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक। अब जब ये एंटर करते हैं इंडिया में, भारत जब ये आ रहे हैं, तो इनका पक्का जो एक एम था भारत में वो था साम्राज्य विस्तार की नीति को फोकस करके। ही केम टू इंडिया फॉर एम्पायर एक्सपेंशन, एम्पायर एक्सपेंशन, साम्राज्य विस्तार। और इतिहास इस बात का गवाह है कि जिसने जितने ज्यादा युद्ध किए हैं और जिसने जितने ज्यादा रिस्क लिए हैं अपने लाइफ में, उसने उतनी बड़ी एम्पायर को स्थापित किया है, ठीक है, क्लियर। तो यहां पर अगर साम्राज्य विस्तार है तो सीधा सीधा हिसाब किताब है, युद्ध होंगे, वॉर्स होंगे, ठीक। और अगर इनके युद्धों की हम बात करें, मोहम्मद गोरी के युद्धों की हम बात करते हैं, तो कुछ युद्धों में अगर हम लेते हैं तो 1191, उस समय एक सिचुएशन क्या है कि दिल्ली का जो एरिया है, दिल्ली का जो एरिया है अगर आप देखेंगे, ये सेंट्रल में जो दिल्ली का एरिया है, तो दिल्ली के एरिया में, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट बताना है कि जो दिल्ली और जो अजमेर जो एरिया है, वहां पर एक राजपूत डायनेस्टी रूल कर रहे थे, और वो थे चौहान वंशों का शासनकाल था, ठीक।
अब यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का नाम आता है, जिनका पूरा नाम है पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय। ये अपने एम्पायर के थर्ड पृथ्वीराज चौहान है, यानी थर्ड है। इनसे पहले 2 पृथ्वीराज हो चुके हैं, ठीक है। इनका एरिया था दिल्ली और अजमेर का एरिया। अजमेर इनके फादर का था और दिल्ली इनके नाना जी ने इनको दिया था, इनके शब्द भेदी बान और इनके रूलिंग पावर से प्रभावित होकर के। तो इनके अंडर कंट्रोल में 2 एम्पायर आएगी, दिल्ली और अजमेर, दिल्ली और अजमेर, ठीक। अब दिल्ली और अजमेर को अगर हम देखते हैं, दिल्ली और अजमेर को हम देखते हैं, तो ये अब चीज जानिएगा कि मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा कहे जाने पर, या उनको ये कहा गया कि वॉर करना है, ठीक है। पहले ऑलरेडी 17 टाइम्स वॉर हो चुके थे, बट उन वॉर्स का कोई स्पेसिफाइड नाम नहीं है। जो बैटल हमें बताया गया वो है तराइन इन हरियाणा। और 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होता है, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है ना, क्योंकि ऐसे ऐसे वॉर हुए हैं जिसने इतिहास में भारत की सत्ता पलट दी है। और इसी में से क्वेश्चन था कि भारत में, अच्छा वो क्वेश्चन बाद में बताती हूँ, पहले इसको देख लेते हैं। तराइन का फर्स्ट बैटल जो होता है गोरी, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में। इसकी परिणाम में देखें तो पृथ्वीराज चौहान की हार, पराजय, और मोहम्मद गोरी की हार और पृथ्वीराज चौहान की जीत। In this battle, Gori got defeated by पृथ्वीराज चौहान and पृथ्वीराज चौहान got victory over मोहम्मद गोरी। तो यहाँ पे बात नहीं बनी। अब यहाँ पे जो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन होता है, यहाँ पे देख लेते हैं। सेकेंड बैटल ऑफ जो तराइन होता है, तराइन का द्वितीय युद्ध, इसमें बाजी पलट जाएगी। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, इसमें बाजी पलट जाती है। और बाजी पलट जाती है तो इसमें उन दोनों के बीच में ही स्ट्रगल हो रहा है। किनके बीच? मोहम्मद गोरी एंड पृथ्वीराज चौहान तृतीय। लेकिन यहाँ पर बोलते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो यहाँ पर धोखे से मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को कब्जे में ले लिया और गोरी की जीत हो जाएगी, पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाएगी। इनको बंदी बना लिया गया, इनको कंपेल किया गया इस्लाम धर्म स्वीकारने के लिए। और जब पृथ्वीराज चौहान को गुस्सा आता था और वो जब गुस्से से मोहम्मद गोरी को देखा करते थे, तो मोहम्मद गोरी को लगा कि मैंने तुम्हें बंदी बनाया, मेरे से तुम आंख नीची करके बात करो। बट उन्होंने बोला कि एक राजपूत मरना पसंद करेगा लेकिन झुकना पसंद नहीं करेगा। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकलवा दी थी, लेकिन इतनी बड़ी बात पता नहीं था कि वो शब्द भेदी बाण चलाते हैं, ठीक। पृथ्वीराज रासों में जो लेखक हैं चंद्र बरदाई, और जो पृथ्वीराज चौहान के जो बचपन के दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि पृथ्वीराज चौहान को अभी भी कोई पराजित नहीं कर सकता। और इसमें उन्होंने व्याख्या की है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी का आमना सामना होता है, जिसमें एक स्लोगन बताया गया था और वो चाहते थे कि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के सामने आए और मोहम्मद गोरी कुछ बोले और वो शब्द भेदी बाण उन पर चला सके। लेकिन ये एक डिबेटेबल इशू है, इसको हम प्रामाणिकता में नहीं मानते। तो एक क्वेश्चन जो मैं बात करी थी वो क्वेश्चन ये है कि किस युद्ध ने भारत में मुस्लिम साम्राज्य को स्थापित किया है? मुस्लिम साम्राज्य को स्थापित किया है, यानी विच वॉर इन इंडिया एस्टैब्लिश्ड द मुस्लिम एम्पायर? मुस्लिम साम्राज्य को स्थापित किया है। विच वॉर स्टैब्लिश द मुस्लिम एम्पायर? ठीक है, मुस्लिम एम्पायर, विच वॉर, ये क्वेश्चन आया हुआ था। अगर विच वॉर पूछा जाएगा तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड वो वॉर का नाम बताना है, एंड दैट इज सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज और पूछा जाएगा, अगर मुस्लिम, ठीक है, अगर यही पूछा जाएगा कि तुर्की साम्राज्य को स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? मोहम्मद गोरी। अब दिल्ली पुलिस सीपीओ में एक क्वेश्चन आया था काफी पहले,
वो कौन सा व्यक्ति है जिसने भारत में अपनी साम्राज्य तो स्थापित की लेकिन कभी भी खुद को शासक घोषित नहीं किया है? नंबर 1। नंबर 2, अपने सिक्के चलवाए हैं और उन सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित करवाई है। बोथ मोहम्मद गोरी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, आगे चलकर हम देखेंगे कि इन्हीं मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा करके मुस्लिम साम्राज्य, तुर्की साम्राज्य स्थापित किया, क्योंकि इसी युद्ध के बाद ये दिल्ली और अजमेर पर कब्जा किसका हो जाएगा? मोहम्मद गोरी का हो जाएगा। ठीक, नवीन अभी बुक तुरंत नहीं बताएंगे, इसलिए क्योंकि अभी जो मेन चीजें हैं वो अभी आपको क्लास में करनी है, थोड़ी बहुत चीजें हो जाती हैं तो एक क्वेश्चन बैंक ले लें और फिर उसको प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद में अभी कुछ क्लासेस रखिए, तब फिर बताते हैं, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है अभी। फर्स्ट प्रायोरिटी बुक अभी बोले तो एकदम से बुक अभी पढ़ना चाहें तो वो शायद क्लियर ना हो, है ना। और जो मैक्सिमम हम करेंगे वो क्लास में करेंगे, तो थोड़ा अभी कुछ क्लासेस रहने दीजिए किताबों को। ठीक है, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, दिल्ली और अजमेर पर कब्जा मोहम्मद गोरी का। और इसी के बाद हम देखेंगे कि पृथ्वीराज चौहान जो हैं उन्होंने संयोगिता से शादी की थी। अब संयोगिता कौन है? एक्चुअली संयोगिता गढ़वाल शासक जयचंद, जो कन्नौज और बनारस के शासक हैं, उनकी बेटी जयचंद है, उनकी बेटी है संयोगिता, उसको किडनैप किया था और उसको किडनैप करके उससे उन्होंने शादी की थी। तो जयचंद और पृथ्वीराज चौहान में बिल्कुल भी बनती नहीं थी, और यही वजह है कि पृथ्वीराज चौहान को जब मोहम्मद गोरी वॉर कर रहे हैं, जयचंद उनसे इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज, जब जयचंद के साथ वॉर होता है, ये 1194 चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध, बैटल ऑफ चंदावर, बैटल ऑफ चंदावर 1194। ये फिर से आप देखिएगा, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। अब ये जयचंद कौन है? मैंने अभी बताया, गढ़वाल राजपूत शासक हैं। कहाँ के? गढ़वाल रूलर ऑफ बनारस और कन्नौज, ये इनके अंडर आता था। बनारस और कन्नौज। तो जैसे ही पृथ्वीराज चौहान के बाद जयचंद को डिफीट करते हैं चंदावर के बैटल के बाद, यहाँ पर गोरी की मोहम्मद गोरी की जीत है और जयचंद की पराजय। तो गोरी के कंट्रोल में क्या आ जाएगा? बनारस एंड कन्नौज। गोरी अपने कब्जे में जयचंद को पराजित करने के बाद क्या ले लेंगे? बनारस और कन्नौज ले लेंगे। और इस तरीके से हम देखेंगे कि मोहम्मद गोरी के गुलामों में स्लेव्स ऑफ मोहम्मद गोरी, जिन्होंने इनके शासन को चलाने में इनकी मदद की है, उनमें से 3 नाम जान लें, लेकिन एक थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तीनों के नाम मैं बता दे रही हूं, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबाचा और यल्दूज, है ना। तीनों के नाम मैं बता दे रही हूं, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबाचा और यल्दूज। 3 slaves ऑफ गोरी, और 3 slaves में कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने नींव रखी दिल्ली सल्तनत की, कुबाचा और यल्दूज। अब ये नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट।
कुतुबुद्दीन ऐबक जो सबसे चहेता गुलाम था मोहम्मद गोरी का, उनको मोहम्मद गोरी ने कार्य दिया कि मैं कुछ समय के लिए इंडिया के बाहर जा रहा हूँ, आप मेरी गैर हाजिरी में हमारे साम्राज्य की देखरेख करो, मैं वापस आऊंगा। लेकिन वो वापस नहीं आए और उन गुलाम ने यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आका की बात मानते हुए एक गुलाम के नाते साम्राज्य चलाया और स्थापित किया, और इन्हीं को श्रेय जाता है एज अ फाउंडर ऑफ एज अ फाउंडर ऑफ एज अ फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत को स्थापित करने का श्रेय मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को। इन्होंने भी अपने आप को रूलर डिक्लेयर नहीं किया। अब दिल्ली सल्तनत तुर्कियों का शासनकाल स्थापित होता है, द तुर्किश रूल स्टैब्लिश्ड इन इंडिया। अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से इंडियन इन्फ्लुएंस से मुस्लिम इन्फ्लुएंस भारत में बढ़ रही है। इंडियन रूलर्स आपस में लड़ रहे हैं, उनको हरा दिया जाता है, उनके साम्राज्य को धीरे धीरे ये अपने इन्फ्लुएंस में लेते हैं। और इसी दिल्ली सल्तनत में हम आगे देखेंगे गुलाम वंश, गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी, जिनका शासनकाल 1206 से 1290 है। ठीक है, उसके बाद गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश, खिलजी वंश 1290 से 1320 का टाइम पीरियड है। खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414 का टाइम पीरियड है। तुगलक के बाद सैयद वंश। एक्चुअल में तैमूर का भारत आक्रमण होता है, ठीक है, और तैमूर का आक्रमण होता है 1398 में तुगलक डायनेस्टी के टाइम पीरियड में, जब तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन थे। ठीक है, और नसीरुद्दीन मोहम्मद के समय जब आक्रमण होता है तो तैमूर के सेनापति खिज्र खां, तैमूर के सेनापति हैं खिज्र खां, जिन्होंने भारत में सैयद डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया है। 1414 से 1451 इनका शासनकाल। और साथ में ये 2016 एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी खिज्र खान। सारे के आपके फाउंडर्स लिखाएंगे हम, यहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ इसीलिए थोड़ा सा इसे मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ, खिज्र खां। ठीक है, सैयद डायनेस्टी 1414 से 1451, और सैयद डायनेस्टी के बाद हमारा आएगा लोदी डायनेस्टी, लोदी, लोदी वंश, लोदी डायनेस्टी। लोडी डायनेस्टी का शासनकाल 1451 से 1526 का टाइम पीरियड है, और यहीं पे यहाँ पे फाउंडर के तौर पर बहलोल लोदी। एक चीज और है कि ये 1 2 3 4 ये गुलाम, खिलजी, तुगलक और सैयद ये सारे तुर्किश हैं। लोदीज अफगान थे, अफगान थे, लोदीज वेयर द अफगान्स। तो फर्स्ट अफगान एम्पायर इन इंडिया लोदी डायनेस्टी, और अंतिम शासक के तौर पर थे इब्राहिम लोदी। और इन्हीं इब्राहिम लोदी से अगर मैं बात करूं 21 अप्रैल 1526 भारत के इतिहास का वो युद्ध हुआ है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो फरगना उज्बेकिस्तान के प्रांत से आए हैं भारत में साम्राज्य को स्थापित करने। राणा सांगा का कहीं ना कहीं उनको एक कॉल था, बुलाना था, और इस तरीके से दिल्ली सल्तनत का अंत और मुगल साम्राज्य की नींव स्थापित करेगा, जिसे हम इतिहास के बैटल में कहते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत के इतिहास में 3 युद्ध हुए हैं। पहला युद्ध मोहम्मद बाबर ने तुगलुमा युद्ध नीति करके इब्राहिम लोदी को पराजित किया। पहली बार भारत में तोपों और बारूदों का प्रयोग हुआ था, ठीक है, और तोपों और बारूदों के प्रयोग से तुगलुमा युद्ध नीति के तहत इनको सफलता मिली। दिल्ली सल्तनत का अंत होगा, लोदी साम्राज्य का अंत होगा। और यहीं पे क्वेश्चन एक और पूछा गया था, और क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जब
मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी तो उस समय अफगान वंश कौन सी थी सत्ता में भारत में? लोधी वंश। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से पानीपत के बैटल को स्टैब्लिश खत्म करके अब रूल स्टैब्लिश होती है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की, और वो होगा इतिहास में द मुगल एम्पायर इन इंडिया। अब मुगल एम्पायर से आपको सब कुछ थोड़े थोड़े कॉमन में होंगे, तो थोड़ी बहुत चीजें हम उसके बारे में देख लें। ठीक, थोड़ी बहुत चीजें देख लें जो हमारा मुगल साम्राज्य है और मिडाइवल हिस्ट्री का सेकंड पार्ट होगा। मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य, मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य। अब मुगल साम्राज्य की बात करते हैं तो इसका टोटल समय होता है 1526 से लेकर के 1857। ये मैंने क्यों बोला 1857 बोला है? ये टोटल समय है, ये पूरा मुगल एम्पायर का टाइम पीरियड है। लेकिन एक बात क्या है कि इसमें हमने डिवीजन किया है। 1526 से लेकर के 1707 अगर हम बात कर रहे हैं तो 1526 ये होगा, ये बाबर के द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित होगा। 1707 की बात कर रहे हैं तो औरंगजेब। इसका मतलब ये होता है कि बाबर से लेकर के औरंगजेब का समय शासन काल है जो भारत में मुगल साम्राज्य अपनी सर्वोच्च शिखर पर था, यानी कि मोस्ट पावरफुल पोजीशन पे था। और अंतिम लास्ट ग्रेट मुगल रूलर्स के तौर पर औरंगजेब को जाना जाता है, जो कि मुगल एम्पायर का पार्ट है। और जब हम 1707 से लेकर के 1857 की बात करते हैं तो यहां पर रूलर के तौर पर बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह फर्स्ट। यहां पर नीचे मैं इसे बना दे रही हूं, इसे मैं नीचे बना दे रही हूं। 1707 से लेकर के 1857, एक तो इस टाइम पीरियड को कहा जाता है उत्तर मुगल काल, उत्तर मुगल काल यानी लेटर मुगल पीरियड। ठीक, ये शुरुआत होती है इस टाइम पीरियड में, रूलर हैं बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह प्रथम, जो औरंगजेब के सबसे बड़े बेटे हैं। वास्तविक नाम मुअज्जम था। ठीक है, और औरंगजेब के मरने के बाद अपने बाकी छोटे दोनों भाइयों को मारकर इन्होंने मुअज्जम से अपना नाम बदला बहादुर शाह फर्स्ट। और यहाँ पे इन टाइम पीरियड में टोटल 9 शासकों का शासन काल होता है, 1707 से 1857। 1857 में भारत के अंतिम मुगल शासकों में से फिर से बहादुर शाह द्वितीय, जिनको आप बहुत कॉमनली बोलते हैं जफर, जिनको अंग्रेजों ने निर्वासित करके रंगून भेज दिया था और रंगून में इनकी डेथ हो जाती है 1862 में। रंगून भेजा 1857 के विद्रोह के बाद और इनकी डेथ हो गई 1862 में रंगून में। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे दो बिल्कुल ऑपोजिट पहलू हैं। जितना ही पावरफुल बाबर से लेकर के औरंगजेब का शासनकाल था मुगल इतिहास में और इतनी बड़ी एम्पायर इन्होंने स्थापित की है, उतनी ही सिचुएशन डामाडोल हो गई और उतनी ही सिचुएशन अर्थव्यवस्था, राजनीति, सामाजिक पतन हो गया, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सब कुछ। ये जो समय है लेटर मुगल टाइम पीरियड का, ये इनके डिक्लाइनिंग फेज को डिनोट करता है, इनके पतन के शासन काल को डिनोट करता है हर एक दृष्टिकोण से, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिकल, सोशल। ठीक, तो चीजें बस चल रही हैं चल रही हैं चल रही हैं। और अगर आपको याद होगा तो इस टाइम पीरियड में एक विद्रोह हुआ था जिसको कहा जाता है सैन्य विद्रोह, सिपॉय म्यूटनी इन द इंडियन हिस्ट्री, जो अंग्रेजों के विरुद्ध सैनिकों के नेतृत्व मंगल पांडे की शुरुआत थी, क्योंकि उनको गाय और सुअर की चर्बी के बने कारतूसों को मुंह से छीलकर प्रयोग किया देना शुरू किया गया था। और इस तरीके से अंग्रेजों के शासन काल को हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये पढ़ना पड़ेगा कि अंग्रेज आए कब, किन परिस्थितियों में आए, क्योंकि इस बार ये क्वेश्चन आया हुआ है
कि वो कौन से पहले अंग्रेज थे जिन्होंने भारत में व्यापार की अनुमति ली थी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ब्रिटिश हु टुक द परमिशन टू ट्रेड इन इंडिया. ठीक है, तो इनिशिएशन इनका देखना है. मुगल्स डिक्लाइन में जाएंगे तो यहाँ पे 9 रूलर्स, उनका टाइम पीरियड, यहाँ पे मिडाइवल, ये हमारे मॉडर्न का पार्ट हो जाएगा. ये वाला जो सेक्शन है ना, ये वाला जो सेक्शन है हमारे मिडाइवल का पार्ट है. 1526 से 1707 और 1707 से 1857 का जो समय है ये हमारे मॉडर्न पार्ट में आएगा, मॉडर्न इंडिया के पार्ट में आएगा. और ये हमारे 1526 से 1707 का जो समय है ये मध्यकालीन भारत के पार्ट में आएगा, यानी मिडाइवल हिस्ट्री के टाइम पीरियड में आएगा, मिडाइवल पार्ट में आएगा. तो इनका 2 अलग अलग सेक्शन है जो हम इंडिविजुअली देखेंगे. और इसी समय जो थर्ड सेक्शन हमने देखा था और वो था मॉडर्न इंडिया. तो मॉडर्न इंडिया में अब हम देखेंगे कि यूरोपियंस इंडिया आते हैं और यूरोपियंस के भारत आने के साथ ही उनके अपने प्रमुख उद्देश्यों में व्यापार होता है. व्यापार करते करते वो देख रहे हैं कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था फिर से डामाडोल है और फिर वो व्यापार के साथ साथ अपने साम्राज्य विस्तार की पद्धति को बढ़ावा देंगे. एंड दे लेड फॉर वॉर्स, उन्होंने वॉर की शुरुआत की और एम्पायर एक्सपेंशन को बढ़ावा दिया भारत में. इसे थोड़ा सा अब हम रब करते हैं. देन वी आर कमिंग टू द थर्ड स्टेप और वो होगा हमारा आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया. आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया. मॉडर्न इंडिया, अगर मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं, आधुनिक भारत की बात करते हैं, तो हमारे जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं, ऑथर्स हैं, उनके टाइम पीरियड के हिसाब से अलग अलग समय डिनोट किए गए. जैसे बिपिन चंद्रा को आप देखते हैं, बिपिन चंद्रा की बुक पढ़ें अगर आप, तो उसमें 1857 से 1947 का टाइम पीरियड दिया हुआ है. फिर एक और बुक है जिसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस आफ्टर 1947 का टाइम पीरियड दिया हुआ है. अगर आप ग्रोवर की बुक पढ़ते हैं तो उसमें 1707 से ही चीज़ों को इंक्लूड किया गया है. तो हम 1857 नहीं, हम स्टार्ट करेंगे 1707 से ही, बट थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हमें टच यूरोपियंस का भी देखना पड़ेगा. तो यहाँ पर जो सबसे पहली टॉपिक जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे भारत में यूरोपियों का आगमन, यूरोपियंस. और एक चीज ये है कि जितने भी यूरोपियंस भारत में आ रहे हैं उनका एक ही मकसद होगा भारत में, और वो था व्यापार, ट्रेड. ट्रेड की मंशा से भारत आए. ठीक है, व्यापार की मंशा से भारत आए हैं. और अगर इन यूरोपियों के आने का ऑर्डर पूछा जाए, क्रम पूछा जाए, तो आपको याद रखना पड़ेगा पोर्टुगीज, पुर्तगाली वास्को डिगामा, फिर डच, डच के बाद अंग्रेज, इंग्लिश या ब्रिटिश, इंग्लिश या ब्रिटिश, फिर डेनिश और फिर फ्रेंच. इसी क्रम में ये भारत आते हैं. और आने की अगर बात की जाए तो इनका एक स्पेसिफाइड ईयर है वास्को डिगामा 1498, डच इंडिया आते हैं 1605 में, ब्रिटिश आते हैं 1608 में, डेनिश आते हैं 1616 में और फ्रेंच आते हैं 1664 में. सभी ने अपने किस्मत को आजमाया भारत में आकर के. भारत यूं ही नहीं आए थे. इतिहास इस बात का गवाह है कि भारत में अगर हम बात करते हैं एंशिएंट इंडिया टाइम की और एंशिएंट इंडिया में मौर्योत्तर काल की, पोस्ट मौर्यन पीरियड की, तो एक व्यापारिक मार्ग था जो चाइना, सेंट्रल एशिया और ईरान को कवर होकर के बनता था, जिसको कहा गया था रेशम का मार्ग. रेशम का मार्ग, सिल्क रूट,
सिल्क रूट, रेशम का मार्ग, ठीक है, ये एंशियंट इंडिया का पार्ट है, ये बहुत ही फेमस रूट था इंडिया का, और यहाँ इस रूट को करने का श्रेय जाता है कुषाण वंश को, कुषाण डायनेस्टी को। ये क्वेश्चन आया था 18 एसएससी CHSL में 18 में, कुषाणा डायनेस्टी। और इन कुषाण डायनेस्टी को इतना ज्यादा प्रॉफिट हुआ कि सबसे अधिक सोने के सिक्के, मोस्ट प्योर गोल्ड कॉइन्स, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के, शुद्धता यानी समृद्धि, तो समृद्धि जो कुषाणों की आ रही है वो व्यापार में इनको प्रॉफिट हो रहा है, तब आ रही है। और क्यों आ रही है? रेशम के मार्ग से व्यापार करने से, ठीक है। तो ये प्रॉफिट ये देख चुके। सिकंदर पागल नहीं था जो भारत आया था 326 में। वर्ल्ड कॉन्करर सिकंदर ने इंडिया को नहीं छोड़ा, क्योंकि इसके लिए इंडिया एक लैंडमार्क थी कि अगर हमें सक्सेसफुल होना है और ज्यादा पावरफुल होना है तो हमें वर्ल्ड लेवल पर इंडिया को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और अपने इन्फ्लुएंस में लेना पड़ेगा, ठीक है। और तब जाके पोरस से युद्ध हो रहा है। तो आज नहीं, इतिहास इस बात का गवाह है कि जिसे कहीं कोई जगह नहीं मिली वो इंडिया पर अपना डोमिनेंस ही प्रूव करना चाहता था, और सक्सेसफुल हुए बिकॉज हमारे रूलर्स, हमारी उस समय की जो पॉलिटिकल सिचुएशंस थे वो सही नहीं थे, ठीक। अब यहाँ पर हम देखेंगे इंडिविजुअली सबके आने को देखेंगे, इंडिविजुअली सबके ट्रेड करने के तरीके को देखेंगे, गवर्नर जनरल्स को देखेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन होगा हमारा अंग्रेजों का, जिसने सबसे ज्यादा समय भारत में रूल सत्ता स्थापित की, युद्ध किया, और सभी को पराजित करके भारत से वो अपने साम्राज्य, अपने एकाधिकार, अपने मोनोपोली को स्टैब्लिश करेंगे। और ब्रिटिशर्स की रूलिंग पीरियड हम देखेंगे 1757 से 1857, कंपनी का रूल भारत में, रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। और वही सेकेंड फेज में हम देखेंगे 1858 से लेकर के 1957, रूल ऑफ क्राउन, रूल ऑफ क्राउन इन इंडिया, ठीक है। और जब ये अपनी प्रशासन चला रहे हैं, जब ये अपनी प्रशासन भारत में चला रहे हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, तो इंडियंस के लिए ये काफी एक्सप्लॉयटेशंस करेंगे, एक्सप्लॉयटेशंस करेंगे, जो कि हर स्तर से होगा, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, हर स्तर से, सैन्य स्तर से, ठीक है। इकोनॉमिक, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, मिलिट्री, सैन्य शोषण होगा, आर्थिक शोषण, राजनीतिक शोषण, सामाजिक शोषण, और धार्मिक शोषण भी होगा। और यही एक एक्सट्रीम पोजीशन हो जाता है, क्योंकि इसी 1857 के लैंडमार्क ने इतिहास में सबसे पहला व्यक्ति जिसने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाई थी और 2 अपने ऑफिसर्स की हत्या की, मंगल पांडे, ठीक, क्लियर। तो ये हमारा पूरा एक बैकग्राउंड होगा यूरोपियंस का। तो इंडिविजुअली हम केवल ब्रिटिशर्स पे नहीं आ सकते, ब्रिटिशर्स को पढ़ने से पहले हमें डच पढ़ना पड़ेगा, उससे पहले पोर्टुगीज पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर अंग्रेज और डचों के अंतिम युद्ध को देखेंगे, जो बंगाल में बेदारा युद्ध के नाम से जाना जाता है, बैटल ऑफ बेदारा इन 1759, पलासी के 2 साल के बाद, ठीक। और जब हम देखेंगे अंग्रेज और डच फ्रेंच को देखेंगे तो 3 एंग्लो कार्नेटिक वॉर्स पे देखेंगे, और सब में विजयी होते हैं ब्रिटिश, ठीक है, सब में विजयी होंगे ब्रिटिश। अब जो रूलिंग पीरियड जो ब्रिटिशर्स की होगी उसको थोड़ा बहुत देख लें, किस तरीके से सिचुएशंस आगे बढ़ेंगे। कैसे सिचुएशंस आगे बढ़ते हैं। 1707 से लेकर के 1857 तक का जो समय है, ठीक है, ये साम्राज्य विस्तार यानी एम्पायर एक्सपेंशन का समय है, एम्पायर एक्सपेंशन का समय है। और एम्पायर एक्सपेंशन का समय है तो बट ऑब्वियस है क्या होंगे, युद्ध होंगे।
और ये युद्ध कहाँ कहाँ हुए? अगर हम युद्धों की एक गणना करें तो बंगाल, पलासी बक्सर, पलासी 23 of June 1757 बक्सर, 22 अक्टूबर 1764, ठीक। बंगाल के बाद ये आएंगे मैसूर, टीपू सुल्तान और हैदर अली से 4 एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। और फाइनली मैसूर को भी इन्होंने कब्जे में कर लिया, बंगाल को कब्जे में कंप्लीट किया 1764, मैसूर 1799 में। इसी तरीके से मराठा पावर 1818 थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के कॉन्टेक्स्ट में, जहां ये लास्ट पेशवा को भेजते हैं कानपुर बाजी राव टू को, और उनको 18 लाख का पेंशन देंगे, उनका पूरा एम्पायर अपने कंट्रोल में ले लेंगे। इसी तरीके से सिचुएशंस आगे बढ़ती हैं। सिंध 1843, अवध जिसकी राजधानी उस समय लखनऊ थी 1856, ठीक है। इसी तरीके से पंजाब 1848 में सेकेंड एंग्लो पंजाब वॉर होता है, और ठीक 29 मार्च 1849 को पंजाब कंप्लीट कंट्रोल में लेते हैं द देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि डलहौजी का शासनकाल, डलहौजी का जो एम्पायर है, ये साम्राज्य का सबसे पिक पोजीशन माना जाता है, एम्पायर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इट्स हाईएस्ट एक्सटेंट, ठीक। और जितना ज्यादा ऊंचा इन्होंने अपना लेवल बनाया, मुकाम बनाया, उतने शोषण हुए भारतीयों के। तो यहीं पर एक पिक पॉइंट आता है यहाँ पे, इनफील्ड राइफल। इनफील्ड राइफल ये नाम है जिसने सैनिकों को गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूसों को प्रयोग में करने के लिए दिया, ठीक है, फैट्स ऑफ बीफ एंड पोर्क। और इसी वजह से इस 1857 में होती है सैन्य विद्रोह, मंगल पांडे का सैन्य विद्रोह, सिपॉय म्यूटनी। मंगल पांडे, जो आप देखेंगे कि मंगल पांडे को जब फांसी की सजा हो जाती है तो मेरठ के सिपाही दिल्ली आकर के बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित करते हैं, और अलग अलग रूलर्स ने अपने अपने अलग अलग तरीकों से, जैसे झांसी की रानी झांसी से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, वीर कुंवर सिंह बिहार आरा से, तात्या टोपे और नाना साहिब कानपुर से, लियाकत अली खां इलाहाबाद से, ये लोगों को ब्रिटिशर्स से प्रॉब्लम थी, इसीलिए उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, लेकिन एक दूसरे से यूनाइटेड नहीं थे, जो सबसे बड़ा कारण रहा 1857 का। और इसके बाद एक डिसीजन ली जाती है 1858 में, जहां पर रानी क्वीन विक्टोरिया की शासन शुरुआत होगी भारत में। क्वीन विक्टोरिया, और भारत की सत्ता क्वीन विक्टोरिया के हाथों में। यही सिचुएशंस आगे कंटिन्यूड होते हैं कि 1885 में भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन होता है बंबई में 28 दिसंबर 1885 में। लॉर्ड डफरिन का शासनकाल है, और इसी लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में इस आईएनसी ने बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बनाया, जिसने इंडियंस को एक यूनाइटेड वे में स्थापित किया, उनके अंडर स्ट्रेंथ आई, यूनिटी आई। और नेशनल मूवमेंट को देखने के टर्म में हम 3 एरियाज को कवर करेंगे, उन 3 एरियाज को लास्टली देख लेते हैं, बिकॉज ये चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए एक्सट्रीम पोजीशन आया, एक्सट्रीम पोजीशन के बाद इंडियंस का जो पेशेंस है वो भी लूज होगा, और एक प्लेटफॉर्म मिलता है आईएनसी के सेशन से, जहां से कुछ हेल्पिंग पावर्स, कुछ पढ़े लिखे लोगों का एक लीडरशिप मिलेगा, और एक इंडियन नेशनलिज्म को एक फ्लो मिलेगा, एक डायरेक्शन मिलेगा इन द वेरियस सपोर्टिव हैंड्स लाइक दादा भाई नरोजी, लाइक बाल गंगाधर तिलक, लाइक गोपाल कृष्ण गोखले। और इस तरीके से मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट फेज हम देखेंगे, एंड लास्टली हम देखेंगे द एंट्रेंस, पॉलिटिकल एंट्रेंस इनटू इंडिया, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। तो लास्ट फेज देख लेते हैं जो नेशनलिज्म का होगा। लास्ट फेज देख लें, जो इंडियन नेशनलिज्म यानी भारतीय राष्ट्रीयकरण का जो इतिहास का जो
डिविजन है, ठीक है, राष्ट्रीयकरण को लेके यानी नेशनलिज्म को लेके, नेशनलिज्म, बिकॉज ये लोग चाह रहे हैं कि हमें आज़ादी मिले और हम भारत में अपनी आज़ादी के लिए तत्पर हैं। नेशनलिज्म के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है कि पहले कुछ उद्देश्यों को बनाया जाता है, उद्देश्यों को स्थापित किया गया, मतलब दे सेट द एम्स एंड द ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स वेयर, objectives and goals were decided, objectives and goals were decided, like अगर हम बात करते हैं कुछ नए नए वर्ड्स आते हैं, जैसे 1905 के कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने अपने लिए एक उद्देश्य रखा कि हमें अपने देश में अपना राज्य चाहिए, यानी वी वांट स्वराज इन इंडिया, हमें भारत में स्वराज्य स्थापित करना है, वी वांट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वराज इन इंडिया। और ये बनारस अधिवेशन में सबसे पहली बार बोला गया था, गोपाल कृष्ण, सॉरी स्वदेश है, स्वदेश, स्वराज 1906 में, स्वदेश वर्ड, स्वदेश का मतलब होता है अपना देश, ओन कंट्री, बाय जी के गोखले। तो लोगों को पता चला कि व्हाट इज स्वदेश और हमें स्वदेश के लिए काम करना। फिर अगले ही साल जब ये कलकत्ता में होता है, ये बनारस जी के गोखले 1906 में जब कलकत्ता में होता है, तो एक एम डिसाइड किया गया कि हमारे लिए अपना राज्य चाहिए, स्वराज, स्वराज यानी सेल्फ गवर्नमेंट, इसके लिए काम होने लगा। हम इसी तरीके से देखेंगे कि 1929 में, ठीक है, लाहौर में ये वर्ड आता है पूर्ण स्वराज, बाई जवाहरलाल नेहरू। लाहौर की मंच से उन्होंने अपने लोगों को क्या बोला कि हमारे देश के लिए हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट अथॉरिटी ऑफ आवर पीपल इन आवर ओन कंट्री। और पूर्ण स्वराज के बाद आप देखिएगा कराची में आईएनसी का अधिवेशन होता है, जिसमें मौलिक अधिकारों की मांग की गई है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में इनको इंडिविजुअल राइट्स भी कहा जाता है, जो किसी एक व्यक्ति के ओवरऑल डेवलपमेंट, मेंटल फिजिकल ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। और हमारे कंट्री ने मौलिक अधिकार को ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, जिसके बारे में लोगों को कौन बताएंगे, द आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, एंड 1934 लास्टली बाय M.N. रॉय, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये वर्ड पहले बोला गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, बाई M.N. रॉय। ये वर्ड्स आने लग रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड हो रहा है, लोग अवेयर होते जा रहे हैं, और इस तरीके से नेशनलिज्म के 3 फेजेस को हम देखेंगे, और वो 3 फेजेस होंगे 1885 से लेकर के 1905। जो पहला फेज होगा, फर्स्ट फेज होगा, सेकेंड फेज होगा हमारा 1906 से लेकर के 1919, जो सेकेंड फेज होगा ये मॉडरेट फेज होगा, उदारवादियों का काल होगा। सेकेंड फेज होगा ये एक्सट्रीमिस्ट का फेज होगा, यानी गरम दल का फेज होगा। और 1919 से लेकर के 1947 का ये थर्ड और फाइनल फेज होगा, थर्ड फेज होगा, जिसको हम कहेंगे गांधी एज, गांधी एरा, गांधी एरा। एक्सट्रीमिस्ट फेज, मॉडरेट फेज। मॉडरेट फेज एंड फाइनली यहाँ पर वो क्रूशियल पॉइंट है जब बहुत ज़्यादा जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉल अटैक जैसे इंसिडेंट्स होते हैं, अब ना तब वाली सिचुएशन होती है। महात्मा गांधी का स्लोगन बन जाता है, करो या
मरो। यहाँ तक ब्रिटिशर्स ने किया कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय जितने नेता उनकी गिरफ्तारी कर ली, लेकिन एक मुकाम तैयार कर दिया गया था भारत के लोगों के द्वारा, जहां उन्होंने अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए जन आंदोलन के तौर पर उन्होंने हर एक बच्चा, हर एक बुजुर्ग, हर एक महिलाएं ने अपना सपोर्ट दिया। एंड फाइनली एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है ब्रिटेन में कि विल्स्टन चर्चिल की कंजर्वेटिव पार्टी हार जाती है और लेबर पार्टी सत्ता में आती है, जिसके प्राइम मिनिस्टर बनते हैं क्लेमेंट एटली। और क्लेमेंट एटली का एक बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर होता है इंडियंस के प्रति। तो माउंट बैटन के टाइम पीरियड में डिसीजन लिया जाता है कि वी वांट इंडिया टू मेड फ्री। एक डेट दी जाती है, टेंटेटिव डेट, जो एटली की घोषणा होती है 20 फरवरी 1948 तक। लेकिन ये डिसीजन क्विक लिया जाता है और माउंट बैटन प्लान के तहत इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को ब्रिटेन की संसद से 18 जुलाई को पारित किया जाता है और फिर 14 अगस्त को पाकिस्तान डिवाइड कर दी जाती है। एक बाउंड्री बनाई जाती है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जिसको रेड क्लिफ लाइन का नाम दिया गया है। और 15 अगस्त 1947 को इंडिया वाज मेड इंडिपेंडेंट। 1948 तक माउंट बैटन भारत के गवर्नर जनरल के तौर पर रहते हैं और 1948 से 1950 तक द फर्स्ट एंड द लास्ट इंडियन टू बी द गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टोटल 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार होता है, जो हमने अपनाया 26 नवंबर 1949 को। अंतिम बैठक संविधान सभा की होती है 24 जनवरी 1950 को और द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was made the first president of रिपब्लिक इंडिया। और हमने अपने संविधान को शुरू किया है, द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रारंभ की तारीख 26 जनवरी 1950। दैट इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन हिस्ट्री इन टुडेज क्लास। होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट्स हो, यू कैन कम विथ योर डाउट्स एंड वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू।